ये सब तो बता ही चुके हैं, उसी चीज को दिया गया है। जैसे टीबी में माइक्रो, एक चार्ट की तरह बता दिए हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीव कारक होता है, इसके लिए बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। स्मॉल पॉक्स जो चेचक थे उसमें विरियोला वायरस होते हैं, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दिए जाते हैं। मम्पस में मम्पस वायरस होता है, इसमें एमएमआर वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, ये बता चुके हैं। उसके लिए टाइफाइड के लिए सल्मोनेला टाइफी होते हैं, जिसको टाइफाइड इंजेक्शन दिए जाते हैं। जॉन्डिस के लिए हेपाटाइटिस वायरस आदि जिम्मेदार होता है, इसके लिए हेपाटाइटिस का जो इंजेक्शन है, मतलब कि उसका वैक्सीन है, वो दिए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में शुरू करवाए थे, तो वहीं से हमने करवा दिए थे कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है वो क्षय रोग के लिए जिम्मेदार है, ये भी करवा चुके थे। यहाँ पर आप लोग फंस चुके थे। तो चलिए, अब तो आंसर करने में दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ, तेल मसाला नहीं खाया जाता, हाँ ये भी मतलब कि सही है। उतना चीजें, वो सब चीजें जानते हैं ना, इसलिए नहीं लिखे थे। जो नहीं जानते हैं वो सब दिए गए थे। चलिए, तो विश्व टीबी दिवस के बारे में अब आप लोग को पता चल गया कि ये आपको 24 मार्च को होता है। ये नहीं होंगे, ये दिसंबर महीना में तो एड्स दिवस मनाया जाता है ना। तो 24 मार्च को क्या होते हैं, तो विश्व टीबी दिवस के रूप में, तपेदिक रोग के रूप में मनाए जाते हैं। ताकि इस कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है ना कि उसके फैलने के संबंधित जो भी जागरूकता हो सकते हैं वो बताया जाते हैं, उसके उपचार, उसके जागरूकता रिगार्डिंग बताए जाते हैं। इसलिए मतलब कि उससे मतलब कि एक दिन मतलब रिजर्व करके उस डे के रूप में मनाए जाते हैं। वर्ल्ड टीबी डे हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, ये तो पता चल गया। टीबी की आधुनिक जांच कौन सी है? चलिए, जांच ये सब उसी का जांच है, लेकिन कह रहा है कि टीबी के आधुनिक जांच के बारे में पूछ रहा है कि उसका आधुनिक जांच कौन सा है। तो चलिए, रीना का सी है, कुमारी रीना, बेबी, गायत्री, कंचन, मधु, खुशी, ऋषि, गायत्री, रूबी, अंशिका, शोभा, उसके बाद रीता, खुशबू, राधिका, प्रताप चंद्र। चलिए, प्रताप का बी है, श्रवण का सी है, रूपम का सी है, मनीषा का, श्वेता का, अर्पिता का। चलिए, अब नहीं लेंगे ऋषं का, बहुत नाम ले लिया। अब ये मत कहिएगा मेरा नाम नहीं लिए, जिसका ऊपर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट किया उनका नाम जरूर लिया गया। तो देखिए, इसके लिए हमने वहां पर बताए थे कि CBNAAT, ये मतलब कि क्या है, इसके लिए आधुनिक जांच के तौर पर माने जाते हैं। उसके बाद चेस्ट जांच, ये सब तो बताए ही थी। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बता देते हैं, यहाँ पर दिया गया है। CBNAAT टीबी एवं दवा प्रतिरोध का पता लगाता है। इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दे दिया गया है, कार्ट्रिज बेस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, तो इसे जीन एक्सपर्ट से भी जानते हैं, इसको जीन एक्सपर्ट भी कहे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पता चल गया। अब तो ये पता चल गया ना, ये टीबी संबंधित आधुनिक टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म ऐसे नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो हमने आपको बता रखे हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जीन एक्सपर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। डॉट्स थेरेपी, ये तो आप सबको पता है, अब तक तो हमने लगभग 20 बार से भी ज़्यादा बता चुके होंगे। डॉट्स थेरेपी की बात कर ले तो ये क्षय रोग से संबंधित है, इसलिए समय देंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये डॉट्स थेरेपी क्षय रोग के लिए जिम्मेदार होता है। उसमें ये उसके उपचार के लिए ये पद्धति अपनाए जाते हैं। चेचक रोग का कारक कौन सा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या वेरियोला वायरस है, रेबीज वायरस, या रेट्रो वायरस, या पैरामिक्सो वायरस? 161 का ए बता रहे हैं, और कुछ बी भी बता रहे हैं, और फंस रहे हैं आप लोग, जबकि थ्योरी कराने के बाद भी आप लोग का गलती हो रहा है। मैक्सिमम का ए आ रहा है, और कुछ सी भी बता रहे हैं, और बी भी बता रहे हैं। बी, ए, सी तीनों टाइप से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो ए सही होगा, ए सही होगा। वेरियोला वायरस अभी जस्ट बताए हैं, अभी जस्ट सभी के बारे में बताए थे कि किस रोग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और तुरंत गलती करिएगा तो कैसे होंगे बताइए, अभी जस्ट बताए हैं ना। तो रिवीजन जरूर करिए। कल वाला नोट्स नहीं मिला था क्या? आज दोनों एक साथ ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक ना।
आज ग्रुप में दोनों एक साथ आप लोगों को मिल जाएगा। जिन सबको नोट्स सब नहीं मिल रहे हैं, रिवीजन जब तक नहीं करिएगा ना, नहीं आपका सिलेक्शन होगा। आपका अगर सिलेबस पूरा नहीं भी हुआ, मान के चलिए किसी का, अगर आप जितना पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर लीजिएगा, मान के चलिए आप 60-65 ही बना ली, तो सिलेक्शन के लिए उतने नंबर काफ़ी है। तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। तो अगर जो सब नहीं ज्वाइन है, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको लगता है हमें जॉब की ज़रूरत है, परमानेंट जॉब की, क्योंकि फिर हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा परमानेंट एएनएम फॉर्म भरने का, उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक ना, फिर बहुत दिनों बाद ही आते हैं। पीडीएफ तो मिल ही जाता है ना, ग्रुप में तो मिल ही जाता है। कल वाला शायद भूल गए होंगे, तो आज दोनों एक साथ भेज देंगे। पीडीएफ तो सबका मिल जाता है। तो चेचक रोग के लिए वेरिओला वायरस जिम्मेदार होता है, तो अभी बता चुके हैं। स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं वेरिओला वायरस, इसके लिए जिम्मेदार। अब बता दीजिए, WHO ने चेचक उन्मूलन की घोषणा कब की थी? इसकी उन्मूलन मतलब समाप्ति की घोषणा कब किया था? तो ये तो सबको पता है, अभी जस्ट बताया 1980 में किया था। कब किया था? तो 1980 में किया था। इसके लक्षण सब के बारे में भी सारी चीज़ें हमने बता दिए। जो भी जिस भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो सारी चीज़ हम आपको बता दिए, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की चांसेस ना हो। चाहे आप हार्ड शिफ्ट में पकड़ाए, चाहे आप ईजी शिफ्ट में पकड़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप हमसे पढ़े हैं तो। क्योंकि हम एक चीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को लाने का प्रयास करते हैं और समझाते भी हैं उसको। कह रहा कि चेचक की विशेष पहचान क्या थी? दाने अलग अलग अवस्था में होते थे? बिल्कुल नहीं, दाने समान अवस्था में होते थे। दाने केवल हाथ में होते थे? बिल्कुल गलत है। सभी दाने एक अवस्था में होते थे? बिल्कुल सही है। दाने में खुजली हो नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं होता था, उसमें पस बन जाते थे तो खुजली होंगे ही। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होती है। तो 3 ऑप्शन आपको देखने से लग रहा है कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट सी बताए हैं, कुछ स्टूडेंट डी भी बताए, लेकिन डी नहीं होंगे, ठीक ना। सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। मम्पस के बारे में आ गया, इसको गलसुआ कहते हैं। 1 मिनट रुकिए। गलसुआ गलसुआ रोग मुख्यतः किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्वेश्चन अगर 2 महीना बाद भी पूछेंगे तो आपको बनना चाहिए। अभी तो सबको बन जाना चाहिए, अभी तो जस्ट बताए हैं ना, तो अभी तो आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ें भूलने वाले हैं इसलिए। या पिट्यूटरी ग्रंथि, या पायरोटिक ग्रंथि, या एंड्रीनल ग्रंथि। तो बताइए, ये मतलब कि गलसुआ किस ग्रंथि को प्रभावित करता था? तो ये पायरोटिक ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको? पायरोटिक ग्रंथि की मतलब कि इसमें सूज जाते थे, उसको क्या करते थे? प्रभावित करते थे। ये MMR वैक्सीन की बात कर ले तो ये तो इसका फुल फॉर्म मतलब कि इसका जो तीनों वैक्सीन कौन कौन से मिला रहते हैं, मेजल्स, मम्पस, रुबेला, ये तीनों मिलकर बना रहता है। जैसे DPT के बारे में जाने थे कल, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ये जाने थे कल कहीं क्लास में, उससे पहले के क्लास में भी डिस्कस हुआ था। आज MMR के बारे में भी जान लिए। इस वैक्सीन की बात कर ले, इसमें कौन सा रोग शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, कौन सा रोग शामिल नहीं, तो 3 तो इसमें से शामिल होंगे, तीनों का नाम भी बोल दिया है। एक होगा जो नहीं होंगे, खसरा नहीं होगा, या रिवेला नहीं होगा, या रेबीज नहीं होगा, या गलसुआ नहीं होगा, या कौन सा नहीं होगा बताइए? अभी जस्ट बताए हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं। प्रताप चंद्र कैसे गलती कर रहे हैं? प्रीति का भी गलत है, रूपम का भी गलत है। चलिए डी जो भी बताया बिल्कुल सही है। रेबीज थोड़ी ना आता था, मम्पस, इसमें क्या थे? MMR, ये ना है। ये हो गया मम्पस, ये हो गया रुबेला, ये क्या बताए थे? क्या कहते हैं जिसको हिंदी में खसरा कहते हैं? मेजल्स, मेजल्स वैक्सीन जो होती है, जो खसरा होती है, हिंदी में खसरा कहते हैं। गल्स हुआ, रुबेला, ये तीनों तो इसी का है ना। रेबीज तो कुत्ता के काटने से, तो ये इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, तो कैसे गलती कर रहे थे आप लोग? डी आंसर होंगे ना। खसरा तो इसमें है ना, मेजल्स था ना, उसके बाद मम्पस, उसके बाद रुबेला, तो
उसी को ना खसरा हिंदी में कहते हैं, और मम्पस को गलसुआ, और रुबेला तो रुबेला है, दोनों एक ही नाम है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बोले जाते हैं। इसका चर्चा तो है नहीं, किसका, तो आपके रेबीज का। गलसुआ की गंभीर जटिलता कौन सी है? इसकी सबसे गंभीर जो जटिलताएं हैं वो क्या आती है, तो मतलब कि अंडकोश शोथ हो जाता है, क्या हो जाता है, अंश को आर्काइटिस, मतलब आर्काइटिस जो होती है, इसके सबसे जटिलता में से एक है गलसुआ का, ठीक है। ये दिया गया था जब थ्योरी करवा रहे थे तो वहां पे जटिलता का 3 नाम दिया गया था, उसमें ये भी दिया गया था। एक बहरापन था ना, एक बहरापन भी दिया गया था, वहां पर दिया गया था, और इसका हिंदी भी यहाँ पर दे दिया गया है, और बहरापन भी होता है इसके कारण, मतलब कि जो कह सकते हैं इफेक्टिवली बहरापन भी होते हैं। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होते हैं, ये भी अब आपको पता हो जाना चाहिए। इकोलाई के बारे में भी पहले हमने क्लास में बता चुके हैं, विवरियो कॉलेरी के बारे में भी बता चुके हैं। इसमें से जो भी ऑप्शन आ रहे हैं सब के बारे में हमने एक एक क्लास करके हमने बता रखे हैं। तो बताइए इसमें किसी का गलती होना नहीं चाहिए। सल्मोनेला टाइफी, यही न था, कौन था, सल्मोनेला टाइफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइफाइड के लिए। इसको आंत ज्वर भी कहे जाते हैं, आंतरिक बुखार भी कह सकते हैं। कह कि विडाल परीक्षण किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? विडाल परीक्षण किस रोग में किए जाते हैं? तो ये आपका टाइफाइड में ही किया जाता है। किसमें? टाइफाइड में। वहां पे दिया गया था थ्योरी में विडाल टेस्ट। टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी बता चुके हैं। वायरल ज्वर, आंत ज्वर या रूमेटिक ज्वर किस नाम से जाना जाता है? इसके दूसरे नाम की बात कर ले, इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंटों का सही आंसर आया भी है। टाइफाइड मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? वायु के द्वारा, दूषित पानी एवं भोजन के द्वारा, मच्छर के द्वारा, या त्वचा संपर्क से? तो बताइए टाइफाइड मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है? तो टाइफाइड आपका मुख्यतः दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं। किन से? ये तो बहुत ही आसान हो गया आप सबके लिए। कह रहे कि पीलिया में कौन सा पदार्थ बढ़ जाता है? हेमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, या प्लेटलेट, या कैल्शियम? आपको ये भी पता होगा, आंसर पहले कर दीजिए तब बताएंगे। बी कर रहे हैं सभी का, मधु का, गायत्री का, राहुल का, प्रीति का, अमृता का, साइबी का, मनीषा, रूपम, सरवन, रूबी, सुरभि, रीता, कंचन, रेणु, अमृता, बेबी, सुशीला, गायत्री, ऋषंक, नेहा, सबका लगभग बी ही आ रहा है। रेणु, हाँ, अर्पिता, प्रताप, राकेश रंजन, चलिए विकास, नूतन, कंचन, सबका लगभग, सोनिया परवीन, सबका बी आ रहा है। बी बिल्कुल सही। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और आप देखते होंगे जो मतलब कि टॉयलेट का जो होते हैं, मतलब कि तो वो मतलब कि उसका जो पीलापन रंग होता है वो पीला बिलिरुबिन के कारण ही होता है। कि ये कौन सा जिम्मेदार होता है? तो उसके लिए पीला कलर होने के लिए बिलिरुबिन ही जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने पहले भी एक बार चर्चा कर चुके थे, और पीलिया में यही बढ़ जाते हैं, त्वचा एवं आँख पीला देखने को मिल जाते हैं। चलिए, पीलिया का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? बाल झड़ना, आँख पीला होना, तो आँख पीला होना यही ना है सबसे सामान्य कॉमन लक्षण जो होती है, आँख का पीला होना। डॉन्डिस भी कहते हैं जिसको। आप लोग पीलिया नहीं समझ रहे हैं तो डॉन्डिस आप लोग तो समझ रहे होंगे ना, इसी को डॉन्डिस भी कहते हैं। सुमन का भी सही था, उर्मिला का, नेहा, सीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? क्या ये गुर्दा को, यकृत, लीवर को, हृदय या फेफड़ा को? तो बताइए हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी की बात कर ले तो ये लीवर, जो लीवर है, यकृत, उनको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है, आप लोग का स्टूडेंट का सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग विश्व से समाप्त किया जा चुका है?
तो अभी जस्ट हमने चर्चा किए थे थ्योरी में कि जो चेचक रोग है पूरा विश्व में उन्मूलन हो चुका है। लास्ट केसेस कहाँ पर दिखा था वो भी मेंशन था, कब इसकी समाप्ति की घोषणा की गई थी ये भी थ्योरी में भी बता दिए हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। तो अब किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से सक्षम है आंसर करने के लिए, चाहे एग्जामिनर कितना भी क्यों न घुमा ले क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्न में कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस या टीबी। तो देखिए टीबी ड्रॉपलेट, छींक, खांसी इन सब से फैलते थे, जिसके लिए हवा भी वायु रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी ना ड्रॉपलेट के माध्यम से फैल पाएगा। तो टीबी क्या होता है, ये रोग वायु के माध्यम से फैलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और मैक्सिमम स्टूडेंट यही बता रहे थे, जो कि टीबी संक्रमित व्यक्ति के खांसी छींक से फैलता है। नेक्स्ट है क्षय रोग में कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। तो क्षय रोग में अभी जस्ट बताए हैं कि क्षय रोग में सबसे अधिक फेफड़ा प्रभावित होता है। टीबी रोग में फेफड़ा प्रभावित होता बताए हैं ना, तो इसलिए चेस्ट फेफड़ा टेस्ट भी वहाँ पर लिखा गया था, चेस्ट टेस्ट किया जाता है। तो क्षय रोग में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग आपका फेफड़ा ही है। अच्छा आंसर दिख गया। कह रहे कि गलसुआ रोग का कारक किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, कौन से सूक्ष्म जीव इसके लिए कारक है, रिस्पॉन्सिबल है। तो बताइए, जीवाणु, वायरस, फुफुंडी, या मेनली ये पूछ रहा है गलसुआ किस प्रकार का रोग है, वही चीजें करने का एक ही तात्पर्य है, जिस तरीके से भी आप समझिए। इसके लिए वायरस है, कौन सा सूक्ष्म जीव, तो वायरस इसके लिए कारक माने जाते हैं। और बिल्कुल सही आप लोग बता रहे थे, मैक्सिमम स्टूडेंटों ने सही आंसर किया है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी से फैलता है। तो अभी जस्ट चर्चा किए थे, आप सबको अभी जस्ट बताए थे ना कि टाइफाइड रोग जो कि क्या चीज़ से फैलता है, तो ये आपको दूषित पानी से फैलते हैं। टाइफाइड आप लोग देखे होंगे ना, टाइफाइड किससे फैलते हैं, तो दूषित पानी, भोजन, इन सब से फैलते हैं। पानी दिया गया है तो पानी ही रखेंगे, तो ये टाइफाइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या सही है? क्या फास्टली करवा दिए क्वेश्चन, क्या ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन करवा दिए? क्वेश्चन बहुत सारा था, करना था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पीडली कर दिए, क्योंकि थ्योरी करवाए रहते हैं ना, तो आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय देने की वहाँ पर ज़रूरत है भी नहीं था, और इसीलिए हमने बहुत ही फास्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। थ्योरी के साथ क्वेश्चन कराने में तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा रैपिडली खींचना भी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पीलिया में पेशाब का रंग कैसा हो जाता है, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया आप सबके लिए, बहुत ही आसान, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं, अभी जस्ट चर्चा किए थे। और बिलीरुबिन वाला याद रखिएगा कि उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ से फंस सकते हैं। ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पूछेंगे तो आप लोग सब बना लेंगे, आप ही नहीं सब बना लेंगे, लेकिन वो सब क्वेश्चन सबसे नहीं बनेंगे, तो सिलेक्शन वही सब क्वेश्चन आपको दिलाएंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि मतलब कि उस डेप्थ में है, तो उस क्वेश्चन को रिविजन करिएगा, उस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए, तो सभी स्टूडेंट, राहुल का, विकास का, कंचन का, राधिका, नेहा, राकेश, रेणु, अमृता, खुशी, सबका लगभग सी आ रहा है। रूबी, नूतन, सोनी, सोनिया, प्रवीण, शोभा, गायत्री, रिशंक, शबनम, अर्पिता, श्वेता, बेबी, मधु, चलिए सभी का लगभग सी आंसर। उर्मिला, सी आंसर आ रहा था। गहरा पीला, चलिए पीलापन का। चलिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, तो इसमें बिलीरुबिन बढ़ जाता है, और बिलीरुबिन पीला कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल ही है। आप देखते होंगे पायखाना का कलर भी पीला होता है, तो वो मतलब कि इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि बिलीरुबिन बढ़ने से मूत्र का रंग क्या हो जाता है, तो गहरा पीला हो जाता है, और ज़्यादा पीला होने लगते हैं तो समझ जाते हैं कि मतलब कि जॉन्डिस हो चुका है, मतलब जॉन्डिस कह लीजिए या पीलिया कह लीजिए। कह रहा है कि निम्न में कौन सा
टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। देखिए कल उस दिन पूजा मतलब कि परेशान हो जाते थे, लास्ट क्वेश्चन सर नहीं करवाते हैं, इसलिए अब लास्ट क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक बहुत ही आसान क्वेश्चन रखते हैं जो आपके होमवर्क के तौर पर रहते हैं। तो नहीं तो आप लोग कहते हैं कि सर लास्ट वाला नहीं बताते, ये क्वेश्चन तो सब बता सकते हैं कि मतलब कि इनमें से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो सब अभी लाइव नहीं जुड़े हैं वो सब स्टूडेंट भी, उसको भी एक क्वेश्चन बताने का कमेंट करने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए लास्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वैसे सबको आंसर पता होगा, तो जो स्टार्टिंग से क्लास किए हैं, और जो भी स्टूडेंटों को नोट्स क्लासेज ये सब नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, जो और एप्लीकेशन पर क्लासेज आ चुका है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर का भी और भी जो क्लासेज है वो एप्लीकेशन पर 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सभी स्टूडेंट रिवीजन कर लीजिएगा, सारी क्लासेज वहाँ पर एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुका है। और जो सब स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर 7050 87 29 96 इस पर कॉल करके व्हाट्सअप करके ज़रूर जुड़ जाइएगा, अगर आपको सच में इस बार परमानेंट एएनएम नौकरी करनी है बिहार सरकार में तो। क्योंकि बिहार में जो नसीब वाले होते हैं उसी को जॉब मिलते हैं गवर्नमेंट वाले, क्योंकि बिहार में नौकरी लेना बहुत कठिन है। वैसे नौकरी बहुत सारे देते हैं लेकिन पॉपुलेशन भी उतना ही है, तो इसलिए क्योंकि बिहार में सब चाहते हैं ना, जो तेज है जो पढ़ते हैं अच्छा, जो रिवीजन ज़्यादा करते हैं, सब चाहते हैं कि हमको बिहार में ही हो जाए, बाहर ना जाना पड़े। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि उस तरीके से हमको भी बिहार में हो जाए, तो अभी मौका मिला है तो उसको अच्छा से यूटिलाइज करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सभी को।